Now, when we talking about a next topic, that is cell organelles. When we talking about cell organelle, what I have already told you, that organelles or cell organelle are those structure which are present inside the cytoplasm. तो जो भी चीज साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है वो सब की सब क्या है, सेल ऑर्गेनल. दस एक्चुअली सेल ऑर्गेनल तीन तरीके से डिवाइड किए गए हैं सेल्स में. तो पहले ये देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा और सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे. तो सेल ऑर्गेनल तीन तरीके से, पहला ऐसे सेल ऑर्गेनल या ऑर्गेनल्स जो कैसे है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही हैं या सेल के अंदर हैं, और ये कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन, मतलब इनके चारों तरफ दो लेयर मौजूद हैं या दो लेयर से कवर्ड. दूसरे तरीके के होते हैं जो कहलाते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. तो इसका मतलब ये होता है कि ये वो स्ट्रक्चर है जो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है. और तीसरा कहलाता है ऑर्गेनल्स में नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जो किसी भी मेम्ब्रेन से जुड़े हुए या किसी भी मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड नहीं है. अब बात आती है कि इतने सारे ऑर्गेनल्स में हम कैसे याद रखें कि कौन सा सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कौन सा सिंगल है, कौन सा नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, या जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है. ये फाइंड आउट करने का या ये याद रखने के तरीका क्या है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन से हैं. सो बड़े इंपॉर्टेंट तीन ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपको सेल के अंदर देखने को मिलते हैं. सबसे पहला तो है क्या, न्यूक्लियस, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. मैंने दिखाया भी था जब डायग्राम बनाया था कि कैसे उस पर डबल लेयर पाई जाती है, और जहाँ पे डबल लेयर नहीं होती वहीं पर न्यूक्लियोपोर पाए जाते हैं. तो सबसे पहला हो गया न्यूक्लियस. दूसरा इंपॉर्टेंट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया. और तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेनस है वो है क्लोरोप्लास्ट. तो ये तीन ऐसे हैं जो आपको कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेनस. सो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, सो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. एक चीज और बता दूं यहाँ पर, बाद में भी आप ध्यान रखिएगा, जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं यही वो स्ट्रक्चर है जिनके अंदर आपको डीएनए भी मिलेगा और राइबोसोम भी मिलेगा. हम जब माइटोकॉन्ड्रिया आगे पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, तब ये बात डिस्कस भी करेंगे. लेकिन आप देखिए न्यूक्लियस के अंदर तो पहले से ही डीएनए मौजूद है या डीएनए मौजूद है और प्रोटीन मौजूद है, क्योंकि इसमें तो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का प्रोटीन होता है. क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है. तो इसीलिए ये डबल मेम्ब्रेनस होने के साथ साथ इनकी एक और खासियत है कि इनके पास अपना खुद का डीएनए भी होगा. अब बात आती है कि साहब फिर अब हमको ये देखना पड़ेगा कि सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. तो मैं कहता हूं कि सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आप मत याद रखिए, आप केवल याद रखिए कौन सा, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, और आप याद रखिए कि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन सा है. सो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है कौन सा है, राइबोसोम. ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. ये हमने प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखा था राइबोसोम. तो ये राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस है. डबल मेम्ब्रेनस में कौन कौन से हो गए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. इसके अलावा, इन चार के अलावा जितने भी ऑर्गेनल आपको सेल ऑर्गेनल के अंदर मिले वो सब क्या हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं. चाहे वो गोल्गी बॉडी हो, चाहे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो सेंट्रियोल हो, ठीक, चाहे वो कोई भी वैक्यूल्स हो, कोई भी ऑर्गेनल जो कोई भी कह दे, वो सब के सब किस में आएंगे, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में आएंगे. तो सेल ऑर्गेनल में आपने समझ लिया तीन तरीके के सेल ऑर्गेनल हो सकते हैं, या तो डबल मेम्ब्रेनस वाले सेल ऑर्गेनल होते हैं, या सिंगल, या नॉन मेम्ब्रेनस वाले. नॉन मेम्ब्रेनस में केवल राइबोसोम है और डबल मेम्ब्रेनस में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. इसके अलावा बाकी सभी जितने भी ऑर्गेनल हैं वो सब कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. तो अब आई थिंक अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यदि ये सब यूकैरियोटिक के हैं और यूकैरियोटिक में एक ही सेल है और एक सेल के अंदर इतने सारे ऑर्गेनल्स की क्या ज़रूरत है. ठीक है, ये आप समझ जाइए कि हर एक ऑर्गेनल्स का अपना अलग अलग काम है. न्यूक्लियस का कुछ अपना काम है, क्लोरोप्लास्ट का अपना काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना काम है, गोल्गी बॉडी का अपना काम है.
दरअसल ये सब के सब अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं और इसीलिए इन्होंने सबको अपने आप को एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर बांध रखा है। न्यूक्लियस का काम जहाँ इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करना है, क्लोरोप्लास्ट का काम सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है यदि वो प्लांट सेल है तो, ताकि जो है तो क्या नाम से फोटोसिंथेसिस हो सके। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी जनरेट करना, ये दोनों में मौजूद होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना। गोल्गी बॉडी का काम है कि जो भी सब्सटेंस बचे उसको पैक करना, उसको मॉडिफाई करना और जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचाना। आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी घर में शुरुआत में सभी कमरे बनते हैं, इज इट क्लियर? बाद में हम डिसाइड कर देते हैं कि ये कमरा कौन सोएगा, इसमें कौन सोएगा, कहाँ पर किचन बनेगा, कौन सा बैठक रूम होगा, लाइक दिस। सब ईंट पत्थर का ही घर बना हुआ है, सब दीवारों से ही बन के घर बना हुआ है, लेकिन एज पर देयर फंक्शन, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर यूजेस, एज पर देयर प्रेजेंस, कि वो कितना बड़ा। अब स्वाभाविक है कि हम जो है तो क्या नाम से सबसे बड़े हॉल को किचन नहीं बना देंगे, या सबसे छोटे को किचन नहीं बना देंगे, सोने के लिए हम सबसे छोटे वाले को नहीं कर देंगे, या जो है तो क्या नाम से जहाँ खिड़की हो, तो हम बस ही बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और उसके हिसाब से जो है तो उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक वैसे ही एक सेल के अंदर ढेर सारे ऑर्गेनल्स हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं उनको इनक्लोज करके रखी हुई हैं मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर। तो all those organelles are responsible for performing the activity of a cell in a proper manner and perform all the activities, ताकि सब की सब एक्टिविटी अच्छे से हो सके, सब पूरा का पूरा सेल जो है तो सही से परफॉर्म कर सके। इसलिए ये ऑर्गेनल अपने अपने जगह पर अपनी अपनी पोजीशन पे मौजूद होते हैं और अपना अपना काम करते हैं, तभी एक सेल प्रॉपर फंक्शन कर पाता है। The first cell organelle is endoplasmic reticulum. Before moving to this endoplasmic reticulum, first of all you see this where is the presence of this organelle will take place, क्योंकि बार बार हम अलग अलग ऑर्गेनल पढ़ेंगे जो आपके बुक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, देन साइटोप्लाज्म जो भी है, जितने भी है न्यूक्लियस पढ़ने के बाद, तो कहाँ पर कौन सा मौजूद होता है। तो इनिशियली यदि हम देखें तो सेंटर में हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियस से लगा हुआ इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क मीन्स ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। इसको हम कहते हैं क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और कई बार इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं, डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं राइबोसोम। और इन्हीं के थ्रू हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में डिवाइड करते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते, वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कहते हैं जिसमें राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। यहाँ ये और ध्यान रखने योग्य बात है, देखिए जहाँ तक बात राइबोसोम्स के प्रेजेंट और ना प्रेजेंट होने के साथ साथ है, जैसे मैंने कहा कि ये फ्रेमवर्क सा प्रोवाइड करता है, एक्चुअली में स्ट्रक्चर सा प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस से लगा हुआ होता है। तो चूंकि न्यूक्लियस से लगा है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से बाहर पहुंचाने का काम और बाहर से अंदर लाने का काम भी ये करता है। जहाँ तक रही बात कंपोजिशन की, तो जो ईआर है उसकी काफ़ी हद तक कंपोजिशन किससे मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती है। वो बाद में बात करेंगे कि आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी मिलती है। जैसे हमने कहा कि स्मूथ ईआर और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दरअसल ये स्मूथ ईआर या ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, बाद में ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो क्या नाम से इसलिए स्मूथ कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम होता नहीं, जबकि इसको इसलिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंस होने पे जब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक रही बात स्ट्रक्चर, इसके फॉर्मेशन की, इसके फंक्शन की, तो जो आप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं
विच आर प्रेजेंट इन एक्टिव साइट ऑफ द सेल, इनका मेन काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन फॉर्मेशन करना। तो यानी जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है न्यूक्लियस की तरफ से कि फला प्रोटीन बनाना, वो काम फिर तुरंत इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेता है और तुरंत किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जबकि जो दूसरा पार्ट है इंडोप्लाज्म का, जिसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट एंड लिपिड। यानी जब न्यूक्लियस किसी फैट या लिपिड कंपोनेंट को सिंथेसाइज करने को परमिशन दे रहा है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली शाखा काम करती है, और जब प्रोटीन का फॉर्मेशन करने की बात करती है तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक। तो इस तरीके से प्रोटीन और लिपिड दोनों का सिंथेसिस जो है तो क्या नाम से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और यदि अब आपको याद हो तो हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सैंडविच मॉडल की तरह है, यानी कि उसमें दो लिपिड की लेयर हैं जिनमें बीच बीच में प्रोटीन क्या है, एम्बेडेड है। इसलिए ये भी देखने को आता है कि सॉरी ये मैं शायद वीडियो पे नहीं आया, ये दो जो है तो क्या नाम से लिपिड की लेयर हैं इस तरीके से, और बीच बीच में जो है तो प्रोटीन की लेयर क्या है, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या वो एम्बेडेड है। तो इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनल या जब न्यू ऑर्गेनल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके सिंथेसिस में भी जो है तो ये हेल्प करने का काम करेगा। आज इतना ही, अदरवाइज वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर वो आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। बाकी जो चीज़ें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फिर से शुरुआत करते हुए और आगे के बाकी ऑर्गेनल की बात करेंगे। हैव ए नाइस डे।